हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी अमृत पर स्वागत है। मैं अमृत कुमार आज आप सभी के सामने 2020 में रिलीज कोरियन ड्रामा वेब सीरीज द किंग इटर्नल मोनार्क को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वेब सीरीज के सीजन 1 में कुल 16 एपिसोड हैं। आज मैं केवल एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। ये वेब सीरीज रोमांस, फैंटेसी, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन पर आधारित है। IMDb पर इसे 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है। अगर आप इस वेब सीरीज को इंग्लिश या हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति जिसका नाम ली रिम है उससे पूछताछ कर रही होती है। जिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही होती है उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष होती है, पर उसे देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उसकी उम्र 70 वर्ष है। जब इस पर एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र तो 70 वर्ष नहीं लगती, तो ली रिम उन्हें बताता है कि मेरी उम्र 1994 के सर्दियों के बाद से बढ़ना बंद हो गया है। इस पर एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही, तो वो बताता है कि उसने अपने सौतेले भाई को मारकर वो बांसुरी हासिल कर ली है जिसमें कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। मैं आप सभी को यहाँ बांसुरी के बारे में विस्तार से बता देना चाहता हूँ ताकि हमें इस कहानी को समझने में आसानी हो। इस बांसुरी का नाम मानपास जियो था, जिसे पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा ने बनवाया था और इसे सीला राजवंश के राजा सिनमुहुन को प्रदान किया था। तब से इस बांसुरी की सुरक्षा राज परिवार की जिम्मेवारी थी। इसे हर 20 वर्ष में लोगों के सामने लाया जाता था ताकि दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। इस बांसुरी की विशेषता यह थी कि ये बांसुरी जिस किसी के पास होती वो 2 समानांतर ब्रह्मांडों में यात्रा कर सकता था। इसके साथ ही वो समय में आगे पीछे जाकर उसमें बदलाव भी कर सकता था। तो चलिए वापस हम अपने कहानी पर चलते हैं। अब कहानी 1994 के कोरिया साम्राज्य की टाइमलाइन में शिफ्ट होता है, जहां हम ली रिम को एक तलवार के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद वहां ली रिम का एक साथी आता है और उसे सूचना देता है कि राजकुमार ली हो अपने महल चेंगोंग में स्थित हैं। इस सूचना के मिलने के बाद ली रिम अपने साथियों के साथ महल पर हमला कर देता है। जिस समय ली रिम महल पर हमला करता है उस समय राजकुमार ली हो उस बांसुरी को संदूक में रख रहे होते हैं। इधर ली रिम महल पर हमला कर वहां उपस्थित सभी रॉयल गार्ड को मारकर ली हो के पास चला जाता है। ली रिम के बांसुरी मांगने पर राजकुमार ली हो उसे मना कर देते हैं। तब ली रिम अपने सौतेले भाई ली हो की हत्या कर बांसुरी को हासिल कर लेता है। उसी समय राजकुमार ली हो का बेटा लीगोन वहां आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और गुस्से में तलवार उठाकर अपने चाचा ली रिम पर हमला कर देता है। जिस समय वह तलवार से अपने चाचा ली रिम पर हमला कर रहा होता है उस समय बांसुरी ली रिम के हाथों में होती है, जिस कारण तलवार के एक ही वार से बांसुरी 2 भागों में बट जाता है। जिसे देखकर ली रिम अपने भतीजे को मारने का प्रयास करने लगता है। तभी वहां नकाब पहने हुए एक शख्स आता है और ली रिम के साथियों को मारने लगता है, जिससे ली रिम का ध्यान लीगोन से भटक जाता है और वो लीगोन को छोड़ देता है। इसी बीच बांसुरी का एक टुकड़ा लीगोन अपने पास रख लेता है और बांसुरी का दूसरा हिस्सा ली रिम अपने साथ वहां से लेकर भाग जाता है। जिस व्यक्ति ने लीगोन की जान बचाई होती है उसके पास से एक ID कार्ड वहां गिर जाता है, जिसे लीगोन अपने पास रख लेता है। अगले दिन न्यूज पर ली हो की हत्या की जानकारी पूरे देश में बताई जाती है, जहां राज परिवार की ओर से यह ऐलान किया जाता है कि ली रिम को महाराज ली हो की हत्या के कारण राज परिवार से निकाला जाता है और उसकी खोज जारी है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लीगोन को कोरिया साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी बनाया जाता है। महाराज राजकुमार इन्फ्योंग के बड़े बेटे राजकुमार बियोंग को गद्दी का दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। राजकुमार बियोंग पेशे से प्रोफेसर थे। इनका दूसरा नाम ली जोंग इन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार बियोंग राजकुमार ली हो के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुसान पहुंचते हैं, जो कि कोरिया साम्राज्य की राजधानी होती है, जहां वह नोकी नाम से मिलते हैं। नोकी नाम लीगोन की कस्टोडियन होती है, जिसे महाराज ली हो ने लीगोन की मां की मृत्यु के बाद
नियुक्त किया था ताकि वह राजकुमार ली गॉन की देखरेख कर सके। हम अपनी पूरी कहानी में इन्हें या तो दादी माँ या तो राजमाता कहकर बुलाएंगे। दूसरी तरफ ली रिम बांसुरी को लेकर रॉयल गार्ड से बचते बचाते बुसान के जंगलों में पहुंच जाता है। जब ली रिम वहां पहुंचता है तो बांसुरी के कारण दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। ली रिम वहां से भागकर कोरिया गणराज्य में पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो पाता है कि यहाँ राजतंत्र नहीं है। इस देश को लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है और इस दुनिया में कोरिया की राजधानी बुसान नहीं सियोल है। उसे वहाँ एक शख्स मिलता है जो उसे अपना भाई बताता है, जिससे ली रिम समझ जाता है कि वह दूसरी दुनिया में आ गया है जहाँ उसका एक हमशक्ल भी रहता है। फिर ली रिम अपने हमशक्ल के पास जाता है और उसकी हत्या कर देता है। इस दुनिया में ली गॉन का भी एक हमशक्ल होता है, उसे भी ली रिम मार देता है। इसके बाद कहानी फिर एक बार कोरिया साम्राज्य की ओर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि महाराज ली हो की मृत्यु के पश्चात पूरे देश में 26 दिन का शोक सभा आयोजित किया गया है। यह एक रस्म है जो राज परिवार की मृत्यु के बाद निभाया जाता है। ली गॉन अपने पिता के मृत्यु के बाद बहुत दुखी और उदास हो गया था, इसलिए दादी माँ उसे इससे बाहर लाने के लिए एक बच्चे को उसके पास भेजती है। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। राजकुमार ली गॉन के पूछने पर वह अपना नाम जोयोंग बताता है और वह यह भी बताता है कि वह महाराज ली हो के दोस्त का बेटा है। तब ली गॉन उसे अपना संरक्षक बना लेता है और उसे अटूट तलवार की उपाधि देता है। अब कहानी 25 वर्ष बाद 2019 के कोरिया साम्राज्य की ओर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोरिया साम्राज्य की प्रधानमंत्री कू अपने सेक्रेटरी किम के साथ राजकुमार ली गॉन से मिलने उनके महल जा रही होती है ताकि वह अपना सालाना रिपोर्ट राजकुमार ली गॉन को दे सके। इधर हम देखते हैं कि राजमहल में दादी माँ कुछ टोटके किए हुए कार्ड को महल और राजकुमार के कपड़ों में छिपा रही होती है। तभी ली गॉन वहां आ जाता है और सभी कार्ड को खोज कर निकाल लेता है। जब वह इस कार्ड को छिपाने का कारण पूछता है तो दादी माँ उसे बताती है कि इस कार्ड को रखने से राजकुमार की शादी जल्दी हो जाएगी। इस पर राजकुमार दादी माँ से गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और प्रधानमंत्री कू को बाद में मिलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद राजकुमार ली गॉन अपने घोड़े मैक्सिमस की सवारी करने रेस कोर्स चले जाते हैं। जब वह रेस कोर्स से वापस आते हैं तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री कू अपने समय से पहले उनसे मिलने आ जाती है। प्रधानमंत्री कू कहती है कि वह उनके घोड़े मैक्सिमस से मिलना चाहती थी, इसलिए वह समय से पहले उनसे मिलने चली आई और इस जगह की तस्वीरें भी अच्छी होती हैं। फिर दोनों कुछ तस्वीरें खिंचवाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कू वहां से चली जाती है। अगले दिन राजकुमार ली गॉन बच्चों के एक सेमिनार में जाते हैं, जहां ली गॉन उन बच्चों को एक सफेद खरगोश की कहानी सुनाते हैं। उसके बाद वो रोइंग बोट कंपटीशन में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। इससे मिलने वाला पैसा बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट किया जाने वाला था। तभी उस भीड़ में कुछ बदमाशों को बंदूक लेकर किसी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। इधर ली गॉन और उसके साथी इस बोट कंपटीशन को जीत जाते हैं और जीत की खुशी में सभी चेयरअप कर रहे होते हैं। तभी उन बदमाशों में से एक व्यक्ति हवा में गोली चलाता है, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी रॉयल गार्ड उसे घेर लेते हैं और सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसी समय ली गॉन की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसने खरगोश जैसा ड्रेस पहना हुआ था। ली गॉन उसका पीछा करने लगता है, पर कुछ दूर पीछा करने के बाद वह व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता। इस घटना के बाद कैप्टन जो राजकुमार ली गॉन को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं और उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की सलाह देते हैं, पर राजकुमार ली गॉन जैकेट पहनने से मना कर देते हैं। जब कैप्टन जो राजकुमार ली गॉन से उस खरगोश वाले व्यक्ति का पीछा करने का कारण पूछते हैं तो राजकुमार ली गॉन उसे बताते हैं कि आज से 25 साल पहले जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी, उन्हें उसे देखकर उसके होने का एहसास हुआ, इसलिए वो उसका पीछा कर रहे थे। तो कैप्टन ली गॉन से पूछता है कि
क्या 25 वर्ष बाद आप उसे पहचान पाएंगे? तभी राजकुमार ली गॉन एक किताब निकालते हैं जिसमें हमें वही आईडी कार्ड को दिखाया जाता है जो आज से 25 साल पहले राजकुमार ली गॉन की जान बचाते समय उस अनजान व्यक्ति से गिर जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये आईडी कार्ड उसी पुलिस ऑफिसर का है जो कहानी की शुरुआत में लीरिम से पूछताछ कर रही होती है। इस आईडी कार्ड में उसका नाम जियोंग ते उल दिखाया जाता है। अब कहानी 2019 के कोरिया गणराज्य की ओर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कहानी की मुख्य नायिका जियोंग ते उल अपने कुछ साथी पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ गैम्बलिंग माफियाओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही होती है। वो जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें नीचे लाने के लिए तेउल अपनी कार से उसकी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिसे देखकर वे सभी अपार्टमेंट से नीचे आ जाते हैं और तेउल कार को लेकर भाग जाती है। तभी उसे कार में कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है और वो दोबारा उस कार के पास चली जाती है। जब वो कार की डिक्की खोलती है तो देखती है कि उसमें एक व्यक्ति की लाश है, जिसे देखकर तेउल उस केस को गैम्बलिंग केस से मर्डर केस में बदल देती है। फिर कहानी कोरिया साम्राज्य की ओर शिफ्ट होता है जहां ली गॉन अपने घोड़े मैक्सिमस को गाजर खिलाने जा रहा होता है। तभी उसकी नजर फिर से उसी व्यक्ति पर पड़ती है जिसने खरगोश जैसा ड्रेस पहना हुआ था। राजकुमार उसे देखकर अपने घोड़े मैक्सिमस पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं और उसका पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुलता है। राजकुमार के उस जगह पर पहुंचते ही बांसुरी के कारण दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। इधर तेउल और उसका साथी पुलिस ऑफिसर उस मर्डर केस की छानबीन कर रहे होते हैं जिसकी लाश उन्हें कार की डिक्की में मिली होती है। उस व्यक्ति की पहचान करने के बाद तेउल वापस अपने घर जा रही होती है, तभी वो ट्रैफिक में फंस जाती है। दूसरी तरफ ली गॉन जैसे ही उस पोर्टल को पार करता है उसके सौतेले चाचा लीरिम को इसका पता चल जाता है, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल को पार करता है समय कुछ देर के लिए रुक जाता है। ली गॉन पोर्टल पार करके कोरिया गणराज्य की राजधानी सियोल पहुंच जाता है, जहां पहली बार वो जियोंग ते उल से मिलता है। तेउल उसे अपना घोड़ा हटाने के लिए कहती है और ली गॉन उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, और ये कहने के बाद वो तेउल को अपनी बाहों में भर लेते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ समाप्त हो जाता है। आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।